श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. अनेकविध विषयांना स्पर्श करणाऱ्या मन की बातमुळं श्रोतेही अनेक बाबतीत आता वेगळा विचार करायला लागले आहेत. आज प्रधानमंत्र्यांनी देशामध्ये कोरोनारोधी लसीच्या 100 कोटी मात्रा देऊन झाल्याबद्दल या व्यवस्थेमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्वांचं तसंच प्रत्येक देशवासियांचंही अभिनंदन केलं. तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं अनेक दुर्गम स्थानांवरही लस कशी पोहोचवण्यात आली याविषयी लस देण्याच्या प्रत्यक्ष कामावर असलेल्या महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून प्रधानमंत्री मोदी यांनी मनोगत जाणून घेतलं. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच 100 कोटींचा आकडा आपण पार करू शकलो असं नमूद करताना प्रधानमंत्री काय म्हणाले ऐकूयात त्यांच्या शब्दात. कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है. हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है. साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं. बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी. मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ. मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की. उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया. उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया. हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है, बाहर भी सुना है कि इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी मेहनत की है. एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमारे सामने है. श्रोते हो, एकजुटीचं महत्त्व सांगणाऱ्या अनेक कथा आपण लहानपणी सर्वांनी नक्कीच ऐकल्या असणार. आजही सर्वांच्या दृष्टीनं एकतेचं महत्त्व तितकंच कायम आहे. हाच मुद्दा आजच्या मन की बातमध्ये राष्ट्रीय एकता दिनाविषयी बोलताना प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखित केला. लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी विविध कार्यक्रमांनी एकता दिन साजरा केला जातो. हे तर आपल्याला माहीतच आहे. या दिनानिमित्त नवीन पिढीनं सरदार पटेलांनी केलेल्या कार्याचा मागोवा घ्यावा असं आवाहनही त्यांनी युवा श्रोत्यांना केलं. साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं. हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े. आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है. त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं. यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं. मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूँ. जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले की कई बहनों के बारे में भी मुझे पता चला है. ये बहनें कश्मीर में सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही हैं. ये काम देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है. मैं इन बहनों के जज्बे की सराहना करता हूँ. आपको भी भारत की एकता के लिए, भारत की श्रेष्ठता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए. देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है. साथियों, सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. अगर हम में एकता नहीं हुई तो हम खुद को नई नई विपदाओं में फंसा देंगे.
यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊंचाई है, विकास है। श्रोते हो, अन्न वस्त्र निवारा मिळालं की झालं आयुष्य असं कधीच नसतं. कला, वादन, वाचन, पर्यटन यांचाही आस्वाद सर्वांनी घ्यायला हवा. गीत, संगीत, नाटक, नृत्य, साहित्य अशा अनेक घटकांमुळे जीवन समृद्ध होतं. एक प्रकारे जीवन सार्थक बनवण्यासाठी अशा अनेकविध गोष्टींची आवश्यकता असते, असं आज प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले. रांगोळीच्या माध्यमातून आपण एकमेकांशी कसे जोडू शकतो हेही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसंच समाजाला एकजिनसी बनवण्यासाठी संस्कृती मंत्रालय किती नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवणार आहे याविषयी प्रधानमंत्र्यांनी माहिती दिली. प्यारे देशवासियों, जीवन निरंतर प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, ऊंचाइयों को पार करना चाहता है. विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए, प्रगति की गति कितनी ही तेज हो जाए, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधूरापन अनुभव करता है. लेकिन जब इनमें गीत, संगीत, कला, नाट्य, नृत्य, साहित्य जुड़ जाता है तो इनकी आभा, इनकी जीवंतता अनेक गुना बढ़ जाती है. एक प्रकार से जीवन को सार्थक बनना है तो ये सब होना भी उतना ही जरूरी होता है. इसलिए ही कहा जाता है कि सभी विधाएं हमारे जीवन में एक कटालिस्ट का काम करती है. श्रोते हो, आजच्या संयुक्त राष्ट्र दिनानिमित्त प्रधानमंत्र्यांनी या संघामध्ये भारतानं दिलेल्या योगदानाविषयी माहिती दिली. तसंच धोरणाच्या घोषणापत्रामध्ये लिंगभेदाला स्थान असू नये यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या नेत्या हंसा मेहता आणि लक्ष्मी मेनन यांनी किती ठाम भूमिका घेतली. तसंच संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होण्याचा सन्मान विजयालक्ष्मी पंडित यांना मिळाला होता याची माहिती त्यांनी दिली. गेल्या काही वर्षात पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या पोलीस क्षेत्रामध्ये महिलांच्या संख्येचा आलेख वाढतोय. ही अतिशय कौतुकास्पद गोष्ट आहे असं सांगून संपूर्ण आकडेवारीच प्रधानमंत्र्यांनी सादर केली. पहले धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या डबल हो गई है, दोगुनी हो गई है. 2014 में जहां इनकी संख्या 1,05,000 के करीब थी, वहीं 2020 तक इसमें 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या अब 2,15,000 तक पहुंच गई है. यहां तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी पिछले 7 सालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है. और मैं केवल संख्या की बात नहीं करता. आज देश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और हौसले से कर रही है. उदाहरण के लिए कई बेटियां अभी सबसे कठिन मानी जाने वाली ट्रेनिंग में से एक स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर कमांडोज की ट्रेनिंग ले रही है. ये हमारी कोबरा बटालियन का हिस्सा बनेगी. साथियों, आज हम एयरपोर्ट जाते हैं, मेट्रो स्टेशन जाते हैं या सरकारी दफ्तरों को देखते हैं. सीआईएसएफ की जाबाज महिलाएं हर संवेदनशील जगह की सुरक्षा करते दिखाई देती है. इसका सबसे सकारात्मक असर हमारे पुलिस बल के साथ साथ समाज के मनोबल पर भी पड़ रहा है. महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से लोगों में, विशेषकर महिलाओं में सहज ही एक विश्वास पैदा होता है. वे उनसे स्वाभाविक रूप से खुद को जुड़ा महसूस करती हैं. महिलाओं की संवेदनशीलता की वजह से भी लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं. हमारी ये महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोल मॉडल बन रही है. मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें, वहां बच्चियों से बात करें. मुझे विश्वास है कि इस बातचीत से हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी. यही नहीं, इससे पुलिस पर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा. मैं आशा करता हूं कि आगे और भी ज्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में शामिल होगी, हमारे देश की न्यू एज पॉलिसिंग को लीड करेगी. श्रोते हो, इतिहासाची पानं चाळतानाच प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या युगातल्या आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाविषयी अनेक गोष्टी श्रोत्यांना सांगितल्या.
आगामी दिवसात ड्रोनचा सकारात्मक कामांसाठी वापर करून किती लाभ घेता येतो हे सांगितलंच. इतकंच नाही तर युवा वर्गानं नवसंकल्पनांची जोड देऊन नवनवीन संधी निर्माण करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था? सेना का, हथियारों का, युद्ध का। लेकिन आज हमारे यहाँ कोई शादी बारात या फंक्शन होता है तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं। ड्रोन का दायरा, उसकी ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो, बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। इनमें से ज्यादातर की तो शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कोविड वैक्सीन अभियान में भी ड्रोन्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसकी एक तस्वीर हमें मणिपुर में देखने को मिली थी, जहां एक द्वीप पर ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गई। तेलंगाना भी ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी के लिए ट्रायल्स कर चुका है। यही नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने एक ऐसे यंग स्टूडेंट के बारे में भी पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मछुआरों का जीवन बचाने का काम किया। साथियों, पहले इस सेक्टर में इतने नियम, कानून और प्रतिबंध लगाकर रखे गए थे कि ड्रोन की असली क्षमता का इस्तेमाल भी संभव नहीं था। जिस टेक्नोलॉजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, उसे संकट के तौर पर देखा गया। अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उड़ाना है तो लाइसेंस और परमिशन का इतना झंझट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तौबा कर लेते थे। हमने तय किया कि इस माइंडसेट को बदला जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाया जाए। इसलिए इस साल 25 अगस्त को देश एक नई ड्रोन नीति लेकर आया। ये नीति ड्रोन से जुड़े वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चक्कर में पड़ना होगा, न ही पहले जितनी फीस देनी पड़ेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है। कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर भी दिए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। श्रोतेहो, अनेक विषयांचा उहापोह करतानाच प्रधानमंत्र्यांनी स्वच्छता आणि नजीकच्या काळातल्या सण उत्सवांची खरेदी करताना स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचं आवाहनही केलं. श्रोतेहो, आपला कोरोना वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. सोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. श्रोतेहो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती सहाय्य विवेक वानखडे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि सोनाली मंचेकर आणि निवेदन शैलेश मोहिते.